नमस्कार, मैं हूं वीना दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंदिर में पूजा अर्चना कर गायों को गुड़ खिला विधायक देवेंद्र यादव ने मनाया अपना जन्मदिन। सिंह परिवार पर टूटा गमों का पहाड़, कुदरत के कहर ने ली सुखदेव की जान। कोरोना वॉरियर्स का दुर्ग जनपद में प्रदेश के गृह मंत्री ने शॉल श्रीफल देकर किया सम्मान। और दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में होगी थल सेना की भर्ती, सेना के 150 अधिकारी चुनेंगे देश के जवान। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर के लाडले विधायक देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। सुबह सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने केक काटा और दिन भर उनके चाहने वालों का और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भिलाई नगर के लाडले विधायक देवेंद्र यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। शुक्रवार की सुबह सेक्टर 9 स्थित भगवान बजरंग बली के मंदिर पहुंचे। भगवान बजरंग बली के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात कोसा नाला स्थित गौठान में पहुंचकर गायों की भी पूजा की। पूजा पश्चात केक काटा और गायों को गुड़ भी खिलाया। गुड़ और चारे को खिलाने के पश्चात सेक्टर 5 स्थित अपने निवास पहुंचे। वहां पर विधायक देवेंद्र यादव के परिचितों ने केक काट कर जन्मदिन की बधाई दी। शुक्रवार की सुबह से ही विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सभी भिलाई वासियों का निरंतर स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन मुझे मिलता है, यही मेरी सफलता है। और जो संवाद हम लोगों का एक दूसरे के से बना हुआ है, जो स्नेह बना हुआ है, ये मेरे लिए सब कुछ है मेरे जीवन में। भिलाई वासियों के असीम प्रेम भाव से हर उस काम को करने का प्रयास हम करते हैं जो भिलाई के लिए ज़रूरत है। आज जन्मदिन के अवसर पे हनुमान मंदिर सुबह के समय आया हूँ और यहाँ से हनुमान भगवान जी से पूरे भिलाई वासियों और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना की है। अपने जन्मदिन पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि मुझे हमेशा ही भिलाई वासियों का आशीर्वाद मिला है और मैं हमेशा भिलाई के विकास के लिए तत्पर रहूंगा। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जनपद पंचायत परिषद में शुक्रवार को जनपद गौरव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के साथ जनपद में श्रेष्ठ काम कर रहे अधिकारी, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी मंच की शोभा बढ़ाई। शुक्रवार का दिन उन लोगों के लिए खास रहा जिन्होंने कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से कोरोना संक्रमित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा की। ऐसे ही सेवाभावी लोगों के सम्मान में जनपद पंचायत द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की। कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर सभी कोरोना वॉरियर्स व जनपद पंचायत में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जनपद पंचायत के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जनपद पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर अतिथि के रूप में मौजूद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जनपद सदस्यों, कर्मचारियों व अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। हमारे दुर्ग जनपद के अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख जी और उनके पूरी टीम ने यहाँ जनपद गौरव सम्मान रखा। कोरोना काल में जो उनके स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने काम किया और इस 1 साल में जनपद में जो काम उन्होंने विकास काम जो किया खूब, तो उनका सम्मान कार्यक्रम रखा, उसको सम्मानित किए, बहुत अच्छा लगा।
कि कोरोना के समय में भी हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अच्छा काम किया, लोगों की सेवा की, अच्छे अच्छे सुझाव दिए। तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस अवसर में काम किया। आज आयोजन जनपद में उसी प्रकार के लिए रखा गया था। फिलहाल कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से गृह मंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों के लिए अधिक से अधिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की, जिससे महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। इसे कुदरत का कहर ही कहा जाएगा। गुरुवार की रात्रि आंधी तूफान के साथ हो रही बारिश से बचने के लिए एक नवयुवक ने पेड़ का सहारा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पेड़ से टूटी डंगाल उसकी मौत का कारण बनेगी। इस्पात नगरी के जेपी चौक समीप गुरुवार की रात्रि चल रहे अंधड़ और बारिश ने सेक्टर 10 सड़क नंबर 30 निवासी सुखदेव सिंह के घर पर कहर बरपाया और बारिश से बचने के लिए शीशम के पेड़ का सहारा लेने वाले सुखदेव सिंह के ऊपर पेड़ से टूटकर गिरी डंगाल ने उनकी जान ले ली। मृतक सुखदेव अपनी बाइक से लगभग 7:30 बजे घर जा रहा था। मृतक को राहगीरों ने किसी तरह पेड़ की डंगाल के नीचे से निकालकर सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण सुखदेव की मौत हुई। मृतक अपनी पत्नी, 6 वर्षीय बेटी और माँ बहन के साथ सेक्टर 10 में निवास करता था। कल शाम को हम लोग को तो 7 बजे बाद फोन आया था, भतीजा खत्म हो करके। उनके हॉस्पिटल जाके पता किया, बॉडी देखे, फिर पता किया तो यहाँ पर इस जगह में पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से उनकी मौत हुई। एकदम से आपदा ही है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो आंधी तूफान आ रहा था, रुका होगा मालूम नहीं हो, तो जानकारी नहीं है अपने को। वो पेड़ गिरी है, मतलब 4 साल की बच्ची है उसका। 4 साल की बच्ची है। उनके चाचा लगते हैं। हाँ, चाचा। बीएसपी के नगर प्रशासन विभाग में बैठे अधिकारी हर साल कागजों में पुराने पेड़ों की लिस्ट बनाते हैं और उन्हें काटने के नाम पर फंड भी निकालते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सेक्टर इलाके में फैली हुई गाजर घास, जिसको उखाड़ने के लिए हर साल लाखों रुपए का टेंडर बीएसपी करती है, लेकिन गाजर घास है कि पुनः उसी स्वरूप में दिखाई देती है। यदि समय रहते पुराने पेड़ों की डंगाल काट दी जाती तो शायद सुखदेव सिंह आज अपने परिवार के बीच हंसता मुस्कुराता रहता। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में आगामी 3 मार्च से होने वाली थल सेना भर्ती की तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में बैरिकेड्स व अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्टेडियम में हो रही तैयारियों का जायजा लेने अधिकारी बड़ी संख्या में शुक्रवार को रविशंकर स्टेडियम पहुंचे और तैयारियों में लगे कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आगामी 3 मार्च से दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सेना भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, जिसके लिए अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था के साथ साथ अन्य विषयों पर भी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे दूर दराज से सेना में भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानियां ना हो। एक तरफ जहां स्टेडियम में मार्किंग की जा रही है, तो वहीं अन्य तैयारियां भी बेहतर तरीके से की जा रही हैं। साथ ही स्टेडियम में बीएसएनएल के अधिकारियों ने नेटवर्किंग की व्यवस्था भी की है। वह भर्ती स्थल पर आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में भी तैयारियां संपन्न की जा रही हैं। आपको बता दें कि भर्ती रैली में पूरे प्रदेश से लगभग 5000 से भी अधिक अभ्यर्थियों के रोज जुटने की संभावना है, जिसे देखते हुए बेहतर व्यवस्था करने के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को दिए गए हैं। सेना भर्ती रैली को लेकर जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि 12 दिन के शेड्यूल में 3 से 5000 बच्चे रहेंगे, जिनके रहने खाने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। दुर्ग जिले में और इस बार बहुत वर्षों के पश्चात सेना भर्ती रैली हो रही है और ये पूर्ण छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए यहाँ रैली का आयोजन होगा और जो अनुमान है लगभग 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस रैली में सम्मिलित होंगे। लगभग 12 दिन का ये शेड्यूल बना हुआ है और अपेक्षा यह है लगभग डेली 3 से 4 5 से 5,000 तक बच्चे रोज आएंगे। उनके लिए जो रहने की व्यवस्था है उसका चिन्हांकन हो चुका है। इसके अलावा जो रैली के लिए जो आवश्यक तैयारी है उसकी प्रारंभ कर दी गई है। अभी लगभग 15 दिन हमारे पास शेष है, उसमें जो बची तैयारी है उसको पूर्ण कर ली जाएगी। जो ड्यूटी लगा दी गई है और इसके अलावा सभी जो सामाजिक संगठन है उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि इन बच्चों को हम लोग निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करा सके। तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी पूरे जिले में कार्रवाई जारी है। सर, तो इनके हमारे स्कूल्स बेसिकली
ये जो मैंडेट है उसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था का प्रोविज़न नहीं है, परंतु जिला प्रशासन द्वारा उनके सभी के ठहरने की एक व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। और इसके अलावा जो पूरे हॉस्टल्स है, स्कूल्स है, उनको खोल दिया है। फिलहाल सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले में समर्थन मूल्य वर्ष 2020-21 में खरीदे गए धान खरीदी केंद्रों में जाम पड़े हुए हैं और ऐसे में अचानक हुई बारिश की वजह से धान भीग गए हैं। इसी वजह से समितियों में फिर से नुकसान को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां प्रबंधकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा धीमी गति से धान का परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में अचानक हुई बारिश के कारण धान भीग गया है, जिसका नुकसान अब समिति को उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि बालोद जिले में इस वर्ष 52 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया है, जिसमें अभी भी वर्तमान में 22 लाख क्विंटल का धान बाकी है और अचानक हुई बारिश ने धान भिगा दिया। ऐसे में धान के रखरखाव को लेकर अब कई तरह की समस्या समिति प्रबंधकों को हो रही है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से भीगे हुए धान के बोरों को अब समिति वाले अच्छे सूखे धान के बोरों से अलग कर रहे हैं और उसे धूप में सुखाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम साकरा सोसाइटी के खरीदी केंद्र में जब जाकर देखा गया, वहां पर धान भीगा हुआ मिला। समिति प्रबंधक ने बताया कि जो धान भीगा है उसे अलग तो कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान और खामियाजा समिति को उठाना पड़ेगा। शासन को जल्द ही धान का परिवहन करना चाहिए। कल बेमौसम बारिश हुई है, थोड़ा बारिश की वजह से हल्का फुल्का स्टेक का धान भीगी हुई है। भीगी हुई धान को हम लोग अलग छटाई कर रहे हैं, नया स्टेक बना रहे हैं और अच्छे हुए धान को अलग स्टेक बना रहे हैं। परिवहन बहुत धीमी गति से हो रही है, शासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना के तहत बनाए गए शहरी गौठानों ने अब पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रिसाली में निर्मित गौठान में इन दिनों स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर की लकड़ी, कंडे और खाद बनाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं।
शहरी गौठान नगरपालिक निगम रिसाली के अंतर्गत 9 अक्टूबर सन 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 23,69,000 की लागत से निर्मित गौठान का लोकार्पण किया था। इसी गौठान में अभिनंदन स्व सहायता समूह की महिलाएं आज गोबर से कंडे, गोबर की लकड़ी और खाद बनाने का कार्य कर रही हैं। इस कंडे और लकड़ी का उपयोग मुक्तिधाम में किया जा रहा है। इस कंडे और लकड़ी से होने वाली आम महिलाओं की जीविका का साधन बन रही है। स्वयं सहायता समूह की महिला हरा हमन छेना, गोबर की लकड़ी और खाद बनाथन। और कहाँ पे ये सप्लाई देते? ये नगर निगम में जाते। अभिनंदन स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। हम लोग छेना बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, खाद भी बनाते हैं। और कहाँ पे सप्लाई करते हैं जो गोबर के? ये मुक्तिधाम जाते हैं। तो अभी तक कितना जगह चले गए हैं? एक जगह बस गए 15 साल। कितने जन हो तुम? 14 जन। शहरी गौठानों के माध्यम से बन रहे गोबर के कंडे और लकड़ी तथा खाद महिलाओं की जीविका का साधन बन रहे हैं, जिससे इन महिलाओं की माली हालत में सुधार हो रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के जन्मदिन के अवसर पर चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल में एनएसयूआई ने 19 यूनिट ब्लड और मरीजों को कंबल दान किया। भिलाई नगर के युवा विधायक एनएसयूआई की छात्र राजनीति से ही प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एनएसयूआई ने 19 यूनिट ब्लड डोनेट किया। वहीं एसआर अस्पताल के संचालक संजय तिवारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को कंबल दान किया। कोरोना काल के कारण अस्पतालों के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई थी। एनएसयूआई द्वारा किया गया ब्लड डोनेट एक सराहनीय पहल है। जिस भी जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता हो वो आशीर्वाद ब्लड बैंक भिलाई से ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई विधानसभा के माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन है। आज 19 फरवरी सभी जनों के लिए अत्यंत ही खुशी की बात है और हर्ष का विषय है। एसआर हॉस्पिटल परिवार सर्वप्रथम माननीय विधायक जी को ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम सभी यह चाहते हैं वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर एनएसयूआई दुर्ग द्वारा एसआर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन भाई सोनू, भाई दुबे जी, अमन दुबे जी और अन्य साथियों के द्वारा, हितेश सिन्हा जी द्वारा और बहुत सारे साथी हैं उनके द्वारा रक्तदान यहाँ किया गया। आज 19 फरवरी है। हमारे साथी एनएसयूआई के साथीगण हैं जो उनके द्वारा 19 यूनिट जो है रक्तदान किया गया। यह रक्तदान आने वाले समय में जो ज़रूरतमंद है आशीर्वाद ब्लड बैंक से वहाँ पर उनको सुविधाएं मिलेंगी जिनके पास रक्त नहीं है। और एनएसयूआई दुर्ग के द्वारा एसआर हॉस्पिटल में जितने मरीज भर्ती हैं उन्हें कंबल का वितरण किया जा रहा है एनएसयूआई दुर्ग के द्वारा। एसआर हॉस्पिटल चिखली के हमारे डायरेक्टर सर संजय तिवारी जी, उन्होंने हमेशा समाज हित में कार्य करने के लिए हम सभी युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। उसी के उद्देश्य से और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज देवेंद्र यादव जी के जन्मदिन पर हम सभी साथी ने रक्तदान कर उनके 19 फरवरी को जो बर्थडे आता है तो 19 यूनिट रक्तदान करने के साथ साथ आज कंबल और फल वितरण यहाँ पे एडमिट जो है मरीज उनको वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का आगाज पाटन में 20 फरवरी से होने जा रहा है। खेल मड़ई में छत्तीसगढ़ी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सोच को मूर्त रूप देने का कार्य किया है ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने। खेल मड़ई उद्घाटन के एक दिन पूर्व ग्रैंड न्यूज की टीम ने यहां पर खेलने पहुंचे खिलाड़ियों से चर्चा कर उनकी भी प्रतिक्रिया ली। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि खेलों को फिर से शुरू किया गया है और इससे क्या है आगे और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और इससे क्या हमारा जो पारंपरिक खेल है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। ये मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम करा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं उनको? सर हम उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने इसकी नई शुरुआत की और हम यही चाहते हैं कि आगे बढ़ता जाए, रुके मत। इसमें कौन कौन सा खेल को प्राथमिकता दे रही है, आपको कुछ पता है इसमें? सर इसमें जैसे गर्ल्स के लिए तुए लंगड़ची और सांकली और दूसरा फुगड़ी और बॉयज़ के लिए गिल्ली डंडा है। पूरे
सबसे पहले मैं सीएम सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो विलुप्त हो रही थी, सब हम लोग इस गेम को नहीं जानते थे। पहली बार हम यहाँ मतलब जो कार्यक्रम हुआ उसके सर के माध्यम से हमें बताया गया, तब जाके हमें ये पता चला कि इस गेम को इस प्रकार से खेलते हैं। ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी और हमारे युवा साथी बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सीएम सर को, क्योंकि ये एक नई पहल है हमारे संस्कृति को पहचानने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद मैं अपने गुरुचरण होरा जी को भी देना चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा जो है और छत्तीसगढ़ की जो धरती की जो एक महक होगी, मिट्टी की एक महक होगी, और जो पारंपरिक एक खेल का जो शुरुआत हमारे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपनी मिट्टी और अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता को लेकर व्यक्ति की क्या पहचान है, व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है, व्यक्ति की क्या पहचान होती है, जब वो अपनी परंपराओं से जुड़ता है, जब अपनी मिट्टी से जुड़ता है, उस मिट्टी से जुड़ने के बाद उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी के कण कण से जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार का अभी खेल मंडई का जो आपने देखा होगा जो कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, वो अपने आप में एक आदित्य और अद्भुत चीज़ों का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करने जा रहे हैं। आज देखे होंगे कि आज तरह तरह के विदेशी खेल है, और वो खेल आज हमारे जो लोकल खेल है, जो पारंपरिक जो खेल है, छत्तीसगढ़ के जो खेल है, भौरा है, बाटी है, पिट्ठूल है, खो खो है, फुगड़ी है, वो सारे खेल विलोपित हो गए हैं। और एक बहुत बेहतरीन मतलब ऐसी परंपरा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस परंपरा से हमारे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी खुशबू निकलेगी और एक ऐसी मिट्टी की खुशबू आएगी जो छत्तीसगढ़ को काफ़ी उन्नत और प्रगतिशील ले जाएगी। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं
भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रिसाली नगर निगम के वार्ड 33-34 में पानी की समस्या को लेकर रहवासियों ने निगम पहुंचकर अधिकारियों से मिलकर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। फरवरी माह में ही रिसाली नगर निगम में पानी की समस्या हो गई है। यहाँ के रहवासी अभी से ही पानी के लिए मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। कारण नल जल योजना के कार्य अधूरे पड़े हैं। घरों में नल लगाने के लिए निगम ने पानी की टंकी का भी निर्माण किया है, लेकिन वर्तमान में पानी की टंकी का कार्य भी अधूरा पड़ा है। पानी की किल्लत को देखते हुए रहवासियों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पानी का टैंकर भेजने की भी मांग की है। हम लोग वार्ड क्रमांक 33 और 34 से आए हुए हैं। यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हाल के वर्षों में, तो उसके कारण से जो टैंकर आता है वो तो नाकाफ़ी है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो नल कनेक्शन है पानी का टंकी वाला, उसे जितना जल्दी हो सके उसको चालू करवाया जाए। जो कनेक्शन हुआ है वो भी आधा अधूरा हुआ है, तो यही चाहते हैं कि जब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टैंकर है रोज़, मतलब प्रतिदिन जो पॉइंट हमने बता दिया है सर को, उस पॉइंट पर यदि प्रतिदिन टैंकर आ जाए तो फिर कुछ समस्या का समाधान निकल सकता है। हमन यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी के समस्या कारण टैंकर भेजो या तो फिर नल चालू करो। झगड़ा भी होते, झगड़ा होते, मारपीट हो जाते, बहुत समस्या है वे। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और टैंकर की व्यवस्था नहीं होने के कारण से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे, और सवेरे सवेरे काम वाम में जाने के कारण से लोग वहाँ पे पानी की विकट समस्या हो चुका है। और पहले तो मार्च अप्रैल में पानी आता था, लेकिन अभी तो स्थिति ऐसा है कि जनवरी और फरवरी में भी टैंकर चालू हो गया। लेकिन टैंकर जो आ रहा है वो 2 दिन में आता है, कभी आधा टैंकर लेके आता है तो पर्याप्त नहीं हो पाता है, इसलिए लोगों को समस्या हो गया है। या तो हमारी मांग है कि यहाँ पे नल जल जो योजना टंकी वहाँ पे बना हुआ है उसके पानी की व्यवस्था करे, या फिर वर्तमान में अभी तात्कालिक व्यवस्था के लिए टैंकर की व्यवस्था रोज़ करे, ताकि पानी का समस्या का समाधान हो सके। फरवरी माह में पानी की मारामारी ने आम जनता को मारपीट के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं सामने निगम चुनाव भी है। यदि चुनाव जीतना है तो आम जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेड न्यूज़। समाज कल्याण विभाग दुर्ग के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग के साथ साथ सहायक उपकरण प्रदान किए गए। शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा समय समय पर आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को दुर्ग जिला पंचायत परिसर में दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। लोगों में उन लोगों को शामिल किया गया जो 80% से ज्यादा दिव्यांग थे। साथ ही उन दिव्यांगों को भी शामिल किया गया जिन्हें शारीरिक रूप से कोई न कोई परेशानियां थी। कार्यक्रम के माध्यम से 80% से ज्यादा दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राइसिकल का वितरण किया गया। इसके साथ ही श्रवण यंत्र, बैसाखी व्हील चेयर भी जरूरतमंद लोगों को दिए गए। कार्यक्रम को लेकर समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक अधिकारी कमलेश कुमार पटेल ने विभिन्न जानकारियां दी। आज जनपद पंचायत के गौरव सम्मान के उपलक्ष्य में माननीय जनपद अध्यक्ष के द्वारा हमको सूचित किया गया था कि जो समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है, उसी तारतम्य में आज हम लगभग 23 हितग्राहियों को लाभान्वित कर रहे हैं, जिसमें से 13 ऐसे हितग्राही हैं जो 80% से ऊपर है, जिनको मोटराइज या ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी। उनको पूरा पात्रता और नियमानुसार उनका फार्म का अवलोकन किए हैं, उनको आज प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह 6 से 7 ऐसे हितग्राही हैं जो 40% से ऊपर हैं लेकिन 80% से कम हैं, उनको हम आज ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। 2 ऐसे हितग्राही हैं जिनको श्रवण यंत्र की आवश्यकता थी, जिनका फार्म हमको प्राप्त हुआ था फार्म,
उनको श्रवण यंत्र दे रहे हैं। और 3 हितग्राही ऐसे हैं जिनको CP बच्चे हैं या MR बच्चे हैं जिनको हम व्हीलचेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहीं सहायक उपक्रम प्राप्त दिव्यांगों ने बताया कि बैटरी चलित ट्राइसिकल मिलने से अब उन्हें कहीं भी आने जाने में सुविधा होगी। बैटरी वाले साइकिल मिलने से क्या है सर, जैसे दूर जाना रहता है तो ट्राइसिकल में चलाने में बहुत तकलीफ होती थी। अब क्या बैटरी वाली साइकिल में कहीं भी आ जा सकते हैं सर, 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर कहीं भी। जैसे हमारा दुकान है सर छोटा सा, तो उसको उसमें सामान लाने के लिए जाना पड़ता है, तो लगभग 10 किलोमीटर जाना पड़ता है वहाँ सामान लाने के लिए, तो हम आसानी से जा सकते हैं और आ सकते हैं सर। बैटरी वाला साइकिल मिलने के बाद मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत दिनों से, इससे पहले मैं कहीं भी नहीं जाती थी और मेरे पास साइकिल था वो फिर पूरा जर्जर हो गया था और उसको मैं चला भी नहीं पाती थी। और जो मैं बहुत दिन से मेरा एक सपना था कि मेरे पास भी बैटरी वाला साइकिल हो, और वो सपना आज मेरा ग्राम पंचायत विनायकपुर की सहायता से, पंचगण और पूरे सदस्यों की सहायता से आज मेरा सपना साकार हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि इस साइकिल को मिलने के बाद मैं स्वयं अपना कुछ करूँ स्वयं से, और करके अपना जो जीवन है उसको सुधारूँ। फिलहाल सहायक उपक्रम पाकर सभी के चेहरों पर खुशी साफ देखने को मिली। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी मोहम्मद सलमान व उसके 3 साथियों ने मिलकर पिछले दिनों दुर्ग की 4 दुकानों में शटर को काटकर 3 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह वही आरोपी है जिसने एक ही रात में 4 दुकानों के शटर को काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी युवक सलमान के साथ उसके 3 मित्र भी घटना में शामिल थे, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से अब भी तलाश कर रही है। गौरतलब है कि एक ही रात में दुर्ग शहर की 4 दुकानों का शटर उठाकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों में से एक सदस्य को दुर्ग पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी पिछले दिनों की गई थी और आरोपियों की तलाश में दुर्ग पुलिस काफी दिनों से मशक्कत कर रही थी, लेकिन पुलिस को CCTV और मोबाइल की ट्रेसिंग के आधार पर जैसे ही आरोपी युवक के मेरठ में रहने की खबर मिली, तत्काल पुलिस टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से मेरठ पहुंची और आरोपी मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में एडिशनल SP रोहित झा ने बताया कि 4 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये 14-15 जनवरी की दरमियानी रात दुर्ग जिले में दुर्ग थाना क्षेत्र में लगभग 4 दुकानों का शटर तोड़ा गया था और सभी जगह से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई थी गले से। इस मामले में तत्काल टीम बनाई गई थी और टीम ने अलग अलग विधियों से पतासाजी की थी। इसमें मुख्य रूप से CCTV फुटेजेस को हमने ट्रैक किया था। तो CCTV फुटेज जो है यहाँ से रायपुर तक हमने ट्रैक किया, फिर रायपुर से वापस नागपुर की तरफ CCTV फुटेज जाना दिखा। इस पूरे मामले में अन्य जो हमारे पास सूत्र होते हैं उससे जानकारी प्राप्त की गई, तो ये पता चला कि इस प्रकार के मामले मेरठ से ऑपरेटेड गैंग्स के द्वारा किया जाता है। फिर इन सारी कवायद के बीच हमारा एक सस्पेक्ट जो है वो ट्रेस आउट हुआ जो मेरठ में था। इसके लिए हमारी एक टीम रवाना की गई और लगभग 10 दिन की अथक मेहनत के बाद मेरठ में उसे ट्रेस किया गया, लेकिन वो वहाँ से निकल के दिल्ली आ गया था। बाद में इसे दिल्ली से पकड़ा गया है। इसका नाम है मोहम्मद सलमान, ये मेरठ का रहने वाला है। इसने पूछताछ में बताया है कि इसके 3 और साथी हैं, जो एक है राशिद, एक है आसिफ और एक है नासिम। ये चारों मिलकर के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका तरीक़ा वारदात ऐसा ही होता है। इसमें मुख्य रूप से जो सरगना है वो राशिद है, जो अभी फरार है। इन लोगों के द्वारा अन्य जगहों पर जैसे नोएडा, कुल्लू, हमीरपुर ऐसी जगहों पर भी इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल दुर्ग पुलिस द्वारा मेरठ से गिरफ्तार आरोपी सलमान को न्यायालयीन कार्यवाही के बाद दुर्ग लाया गया है, जहां उससे पूछताछ अब भी जारी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।